हेलो। अब आज की इस वीडियो में हमको लिखना है, तो देखते हैं क्या क्या लिखना है। 79 में पार्लियामेंट होता है, तो वो हमने देख लिया है, तो इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। और लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो वी हैव सीन। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई इलेक्टोरल कॉलेज, और 2 हाउस होते हैं, ये भी देख लिया हमने। राज्यसभा जो होता है उसमें मैक्सिमम 250 मेम्बर्स हो सकते हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो है राज्यसभा। राज्यसभा वैसे मेंबर्स कितने हैं, क्या हैं, वो नहीं आता है, ठीक है। बट स्टिल एक बार इसको लिख लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये इलेक्टेड होते हैं, ये होते हैं नॉमिनेटेड। दीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको क्या करता है, नॉमिनेट करता है बाय डिफरेंट फील्ड्स में जो लोग होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये भी हमने लिख लिया। इलेक्शन टू द राज्यसभा इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट है ये तो हमको पता ही इनडायरेक्ट है, प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ओके, द डिफरेंट स्टेट्स यूनियन हैव नॉट बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है, ठीक है। ये कॉमन सेंस बता देती है ये तो हमारा, तो इसको नहीं लिखते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और राज्यसभा फर्स्ट कब आई थी, फर्स्ट हुई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड सबसे पहले बनी कब थी, 3 अप्रैल 1952, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, ये भी लिख लो यार। मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, क्योंकि यार ये ना सरकारी बुक है, बस इसीलिए लिख रहा हूँ। 3 मई, ये 13 मई है, सॉरी 13 मई। 3 अप्रैल को तो बैठे थे, 13 मई को बैठे थे, और बनी थी 3 अप्रैल को, ठीक है। लोकसभा में मैक्सिमम, लोकसभा भी देख लेते हैं जल्दी से, मेंबर्स कितने होते क्या होते हैं। लोकसभा 552 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 530 जो होते हैं तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, और 20 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 होते हैं एंग्लो वाले। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हो वो मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे आ गए स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आते हैं, ओके। तो ये भी देख लिया हमने। और शेड्यूल क्लास की बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेशो ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। 10% ST है, तो 10% ST का रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ST/SC रिजर्वेशन है हमारा इन लोकसभा बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से इन रिस्पेक्टिव स्टेट, हर एक स्टेट में, रिस्पेक्टिव स्टेट्स में आपको रिजर्वेशन जो है देखने को मिलेगा, ठीक। तो एक भी ये भी हो गया हमारा, सिंपल सी चीज़ है। टर्म होती है 5 साल, और प्रोक्लेमेशन में अगर इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है तो उसको 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, और इन एनी अदर केस तो 6 महीने तक होगा, ठीक है। तो इफ़ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है तो +1 ईयर, एल्स इमरजेंसी नहीं है अगर तो +6 मंथ कर दोगे, ठीक है। तो ये अगर इमरजेंसी है तो एक्सटेंड कर सकता है पार्लियामेंट बाय लॉ, और एक्सटेंशन पार्लियामेंट बाय लॉ होगा। एक्सटेंशन प्रेसिडेंट नहीं करेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय लॉ करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट करता है क्या जो एक्सटेंड करता है, तो नहीं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन में प्रेसिडेंट का रोल है, बट एक्सटेंशन में रोल नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय लॉ फॉर पीरियड नॉट exceeding 1 year at a time and not exceeding in any case a period of 6 months after the proclamation has keys to operate, ठीक। तो ये भी हो गया हमारा, सिंपल सी बात। ये कुछ अंडरलाइन है नहीं तो ठीक है, 26 जनवरी को बताइए भी, ठीक है। लोकसभा जो है बार बार रिजॉल्व होती गई है बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी, उससे पहले होती रही है, तो भी हमको पता है। मेंबरशिप अगर बनना है आपको राज्यसभा में तो 30 ईयर्स की एज चाहिए,
और 25 साल की एज इसमें चाहिए, तो ये भी नहीं लिख रहा हूँ मैं। और फॉरेन सिटीजन हो गया, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हुआ दिख गया वो, ठीक है। तो इन सब केसेस में क्या हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप पॉसिबल है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। तो 30 साल और 25 साल वाली बात नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यार वो ना बहुत ही इम्प्लाइड होती है, सबको पता होती है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर MP, ठीक है। कि है नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, पहला तो ये हो गया, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो, तो भी होगा ऐसा। इंसॉल्वेंट की स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया। फॉरेन स्टेट डिक्लेयर बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इसको अनसाउंड माइंड, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ठीक है, तो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक्सेप्शन दे सकती है पार्लियामेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब वही है कि भाई आपको एक तरह से कुछ एक्सेप्शन दे रखा है और आप उस पोजीशन का फ़ायदा उठा सकते हो, तो वो दैट इज़ कॉल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये है एनी फिर अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड, कोई भी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उसको डिस्क्वालीफाई करो और डिफेक्शन कर दिया और उसने 10th शेड्यूल। डिफेक्शन वाले जो केस होते हैं वो आर्टिकल 108 जो है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, और डिफेक्शन का शेड्यूल नंबर 10 में देखा जाता है, ठीक है। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज, तो प्रेसिडेंट का ओपिनियन लिया जाएगा कि रखना है कि नहीं करना, ठीक है, रखना है कि नहीं रखना, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन वेदर अ मैटर शुड बी डिसाइडेड। हाँ, ये देखो, तो अगर कोई क्वेश्चन अराइज हुआ किसी भी हाउस में, इट शैल बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन लेके, एंड इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वेयर द मैटर विल बी डिसाइडेड बाय स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा एज द केस में भी। तो डिफेक्शन के जो केसेस हैं वो ये देखेंगे, इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन वो ये देखेंगे, ठीक है। तो फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो एनी डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट है, ऑब्टेनिंग इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन, ठीक है। एक्सेप्ट डिस्क्वालिफिकेशन अगर हमारा डिफेक्शन का है तो स्पीकर या चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट देखेगा, ठीक है। लिख लेते हैं, ये वाला अच्छा पॉइंट है। तो डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन बाय, कौन करता है डिसीजन, पहला एक तो हमारा करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, और एक हमारा करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन बेसिकली क्लास मॉनिटर ऑफ राज्यसभा ये मॉनिटर हो गया क्लास का, ठीक है। इफ डिफेक्शन के केस में आप ये याद रख लेना कि ये डिसाइड करता है, ओके। तो ये हो गया, दोज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द एग्जीक्यूटिव themselves बिकम द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिशमेंट और बिकम बी होल्ड टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। तो भाई जिसको एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनना है वो खुद ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाएगा। तो बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन करने की बात है, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात है, और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिफाइन कहाँ किया हुआ है, ये पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट डिक्लेयर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, डिक्लेयर करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट विच डू नॉट क्वालिफाई द होल्डर देयर ऑफ फॉर बीइंग चूजन एंड और फॉर बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही कहीं पे भी, ठीक है, किसी पे भी, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं एक बार कि इसकी डेफिनेशन कहीं भी नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नोवेयर डिफाइन, नोवेयर डिफाइंड, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली थी, हमने इसको इग्नोर कर दी थी क्योंकि ये काम का नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं, एक पार्टी में थे उठ के अब दूसरी पार्टी में आ गए, तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसको बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, वेकेशन ऑफ सीट में क्या है कि भाई डिक्लेयर कर सकता है अगर कोई 60 दिन नहीं आ रहा जो है अपने काम पे, तो 60 दिन लगातार वो नहीं आता तो विदाउट परमिशन, तो उसकी सीट वेकेंट। तो इतने यार फैक्चुअल चीज़ें नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ आती हैं, तो ठीक है, इसको हटाओ। एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन में भी डिफाइंड एज एबडॉनमेंट ऑफ लॉयल्टी, कि आप लॉयल नहीं हो, आप छोड़ के भाग गए। ड्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ वंस लीडर और कॉज। इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल लाइफ द टर्म हैज़ बीन to mean to change of party affiliation or allegiance by the member of a legislature. The traditional term for the latter was, however, floor crossing, which had its origin in the British House of Commons, where a legislature moved from government to opposition side और vice versa. तो लोग पलटते रहते हैं पार्टियाँ, उसको डिफेक्शन बोलते हैं। पार्टी पलटना मतलब डिफेक्शन। कांग्रेस में थे, कल बीजेपी में उठ गए, फिर आम आदमी पार्टी में, फिर अकाली दल में आ गए, तो दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। The phenomena of defection was not something altogether unknown to the older democracies. Political stalwarts like William Gladstone, Joseph Chamberlain, Winston Churchill, Ramsay MacDonald were known to have changed their party allegiance at one and another time. Some of them even more at once. Likewise, Australia में, Canada में and USA, there have been instances of politicians defecting from one party to another. It is, however, interesting that the need for the desirability of banning defections by law or through a constitutional provision was not considered in any Western democracy. तो कहीं पे भी ना डिसाइड ये नहीं किया था कि हम डिफेक्शन को रोकेंगे कानून से रोकेंगे डिफेक्शन को, ऐसा पहले कोई बात नहीं करता था, बाद में आई है। The only countries to pass anti-defection laws have been the 4 countries in the South Asia, that is called, सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका, नेपाल, इनके पास एंटी डिफेक्शन लॉ है कि कानून से रोकोगे आप, बाकी सब जगह जा सकते हैं अभी भी। इन द 4 countries द एंटी डिफेक्शन लॉ प्रूव्ड इनइफेक्टिव, किसी काम का नहीं था। इन इंडिया द रिजल्ट वॉज लार्जर नंबर ऑफ डिफेक्शन विद ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल डिफेक्टिंग। ठीक है, तो रिजल्ट ये था कि लार्जर नंबर ऑफ डिफेक्शन हुए विद ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल डिफेक्टिंग। पूरे झुंड में उठ के जाते थे कि हम पूरा झुंड बनाएंगे, उठ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, ये उठ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसे तो झुंड में होता था अपने आप तो। ठीक है, इन नेपाल ऑल्सो द ग्रुप डिफेक्शन एंड टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट could not be prevented. In Pakistan, the operation of the law was stayed by the court and subsequently democracy itself toppled by the military dictatorship. तो हटाओ, इंडिया को पढ़ना है तो इंडिया को पढ़ेंगे। Indian politics had seen defection right from the pre-independence Central Legislative Assembly and the provincial autonomy days. तो बहुत पहले से होता चला आ रहा है, देखते हैं कब से। 1976, however, ushered in an unprecedented era of political instability and horse trading preceding and following the formation of coalition government in several states. ठीक है, several states से आ गई। The formation of such coalition government was most often a marriage of convenience के हिसाब से चलते थे। कोलिशन है कि अलग अलग लोग मिलके चाहे गवर्नमेंट चला रहे हैं, अलग अलग पार्टी, वो अपना कन्वीनियंस देखते थे। They were constituted of heterogeneous element. Political parties coming together to share power often have no ideological similarities. कोई सिमिलरिटी तो है नहीं, बड़ा फिर भी साथ आ गया क्योंकि आपको कंट्री को चलाना है। Several state government fell like the proverbial 9 pins in quick succession. The fall was usually brought about by dissatisfied and disgruntled legislature who, it was widely believed, could not be accommodated as minister and the like or otherwise lucratively recompensed. तो बेसिकली क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं मिलती है तो हो सकता है कि एक को आपने मिनिस्टर बनाया, एक को नहीं बनाया, तो जिसको नहीं बना वो डिससेटिस्फाइड होके जा सकता है क्योंकि उसको रिकम्पनसेशन नहीं मिला। They changed their party affiliation and were welcomed with open arms by the other political party which, though in minority, cherished the dream of forming government on strength of such synthetic majority. तो ड्रीम देखते थे कि भाई हम इसमें अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे में ज्वाइन कर लेंगे तो हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। This gave rise to very unhealthy trend whereby legislature were lured away from their political parties with a view to topple the existing government. तो एक तरह से एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट क्योंकि कैसे चलती है आपको पता होगा, वो चलती है
बाय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, बट वही लेजिस्लेटर ही छोड़ के चले जाएंगे तो गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है। तो एक तरह से गवर्नमेंट को गिराने का तरीका है डिफेक्शन, एंड फॉर्मिंग न्यू वंस विद अ डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। Between the fourth and the fifth general election in 1967 and 1972, amongst 4,000 odd members of the Lok Sabha and Legislative Assembly in the state and the Union territories were nearly 2,000 cases of defection and counter defection. By the end of March 1971, approximately 50% of the legislature had changed their party affiliation, and several of them did so more than once, some of them as many as 5 times. One MLA was found to have defected 5 times to be minister only for 5 days. 5 दिनों में पार्टी बदले. For some time, on an average, more than one legislator were defecting each day, and almost one state government failing each month ड्यू टू दिस चेंज इन पार्टी एफिलिएशन बाय मेंबर। तो एक तरह आप देख रहे हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है इसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करे, गिरी जा रही है। ठीक है। In case of state assemblies alone, as much as 50.5% of the total members of the legislature they change their political affiliation at least once. The percentage would be even more alarming if such states were left out, where government happened to be more stable and changes of political affiliation or defection from parties remain very infrequent. That the lure of office played a dominant part in this political horse trading. Horse trading एक वर्ड यूज़ किया गया, political horse trading यानी कि उछल उछल के जाना, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि ये वर्ड है, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, तो मतलब आने चाहिए लिखना। पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। वॉज ऑब्वियसली फ्रॉम द फैक्ट दैट आउट ऑफ 210 डिफेक्टिंग लेजिस्लेचर ऑफ द वेरी स्टेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द डिफेक्शन पॉलिटिक्स, 116 वर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट विच दे हेल्प्ड टू फॉर्म। बेसिकली जिधर तो पार्टी ए पार्टी थी, तो पार्टी बी में जब वो लोग गए तो यहाँ पे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट मिली। एक तरह से यहाँ पे दूसरी जगह जाने से उनको यहाँ पे बेनिफिट मिला, इसलिए वो वाली पार्टी छोड़ के चले गए। जैसे कंपनी में होता है, एक कंपनी छोड़ के लोग दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो ये वाली कंपनी तो गई, ये वाली कंपनी में उनको ऊँची पोस्ट मिल गई, तो ऐसा। तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि ये ना हो, इसलिए लॉ लिया है। Immediately after the general election held in December, the President of India said in his address to both houses of the Parliament assembled together that the government intended to introduce that session a bill to outlaw defection. In fulfillment of that assurance, the government introduced the Constitutional 52nd Amendment Bill in the Lok Sabha. फिर बिल आया उसका। In order to bring about the national consensus on the bill, the Prime Minister held a prolonged consultation with the leader of opposition group. The government acceded to the demand for dropping a controversial clause from the bill related to the disqualification of member on his expulsion from his political party for his conduct outside the house. तो बेसिकली बोला कि भाई एक क्लॉज है, वो कंट्रोवर्शियल क्लॉज है, उसको हटा दो। वो ये कि पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा आपको अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है, तो कुछ ऐसा, तो बेसिकली उसको निकाल दो। तो फिर ठीक है, इसमें बात चल रही थी। द बिल वॉज पास बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। इस दिन पास हुआ, इट रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट, इस दिन हुआ, एक्ट आ गया इस दिन आ गया। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल गया ऑफिशियल गैजेटर में। ठीक है, तो ये डेट में लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट बन गया ये 1985। तो 1985 में आया, अमेंडेड आर्टिकल 101, 102, 190, 191। ठीक है, इसने इनको अमेंड किया। ठीक है, इनको अमेंड किया। अब काम की बात आ गई। ठीक है, रिगार्डिंग वेकेशन ऑफ सीट एंड डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट and the state legislature, and added a new schedule, 10th schedule, to the constitution, setting out certain provision as to disqualification on grounds of defection. 10th schedule ऐड कर दिया और इनको चेंज किया। ये आर्टिकल किस लिए है? वेकेशन ऑफ सीट एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये वेकेशन ऑफ सीट इन यूनियन, वेकेशन ऑफ सीट इन स्टेट, और डिस्क्वालिफिकेशन, ये डिस्क्वालिफिकेशन। और 10th शेड्यूल को तो हमने ऐड कर ही दिया था। ठीक है, तो 10th शेड्यूल इंटर आलिया प्रोवाइड दैट। एंड अब ये पूरा आर्टिकल ओरिजिनल इन्होंने छापा हुआ, तो पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे यार, ये इंपॉर्टेंट है। An elected member of parliament or a state legislature who had been elected as a candidate set up a political party and nominated member of the parliament, or a state legislature who is a member of political party at the same time he takes his seat would be disqualified. उसकी सीट डिस्क्वालीफाइड होगी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर उसने डिफेक्ट किया, कहीं और गया, तो उसकी सीट हो जाएगी डिस्क्वालीफाई। इफ़ ही वॉलंटरली रिलिंक्विश फ्रॉम हिज मेंबरशिप ऑफ सच पार्टी
और वोट्स और abstains फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस contrary टू एनी डायरेक्शन ऑफ सच पार्टी। ठीक है, अगर वो क्या करता है, वॉलंटरली छोड़ देता है अपनी पार्टी को, वॉलंटरली रिलिंक्विश हिज मेंबरशिप ऑफ पार्टी, और वोट्स और abstains फ्रॉम वोटिंग, ऐसा भी ये नहीं है कि वोट ही नहीं करोगे आप, वोट भी करना है, बेसिकली आपको काम करना है। अगर आपने काम करना भी बंद कर दिया ऑफिस में, ऐसा है, अपनी पार्टी के लिए काम भी करना बंद कर दिया, तो आपको निकाल देंगे, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वोट्स भी करना है ठीक आपको, ठीक है, अब्सटेन नहीं करना, रोकना नहीं अपने आप को वोट करने से, जो काम नॉर्मल होते हैं वो करना है। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विल बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही ज्वाइंस एनी पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन। सिंपल सी बात है। नॉमिनेटेड मेंबर है देखो, ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आपको कहता है ना, नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं, जो नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट, जो 12 होते हैं हमारे यहाँ पे, सिंपल राज्यसभा में 12 होते हैं ना, जो अलग अलग फील्ड से आते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी होते हैं हमारे पास, जिसमें कॉर्पोरेटिव मूवमेंट के एक्सपर्ट जो होते हैं उसको भी हम लोग रखते हैं। तो ये किसी ना पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते, ये किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आर्ट लिटरेचर हो गया, है ना, कल्चर हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गई, तो यहाँ के होते हैं लोग। ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर है हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एट हिज टाइम ऑफ नॉमिनेशन एंड हु हैज़ नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनी पार्टी बिफोर हिज एक्सपायरी ऑफ 6 months from the date on which he takes his seat shall be disqualified if he joins any political party after the expiry of the said period of 6 months। ठीक है, तो ये है कि वो पर्सन जो किसी मेंबर नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का, वो भी ज्वाइन नहीं कर सकता। कब नहीं ज्वाइन कर सकता, वो टाइम पीरियड दे रखा है 6 महीने, 6 महीने का एक टाइम पीरियड दे रखा है। कैसे, देखो, एनी पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, तो 6 महीने का टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स हिज सीट, तो जब आया तब से लेके 6 महीना 6 month तक वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो वरना उसकी क्या हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी, वो उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है, ज्वाइनिंग से लेके 6 month तक आप कोई दूसरी, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। सिंपल सी वाली बात बोल दी गई है। फिर से पढ़ लेते हैं ये लाइन को। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में भी नॉमिनेटेड होते हैं हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एट द टाइम ऑफ हिज नॉमिनेशन एंड हु हैज़ नॉट बिकम मेंबर ऑफ एनी पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 month। 6 month की एक्सपायरी से पहले फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स हिज सीट शैल बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही ज्वाइंस एनी पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सैड पीरियड ऑफ 6 month। ओके, तो ये जितना मेरे को समझ में आया वो ये है कि 6 month का टाइम पीरियड है, उसमें आप ज्वाइन नहीं कर सकते ऐसा। बट कुछ चेंज होगा, एक बार चैट जीपीटी कर लेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होती है। मेरे को तो समझ में आ रहा है, मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, आगे। नो डिस्क्वालिफिकेशन वुड बी इनकर्ड व्हेन अ मेंबर क्लेम्स दैट ही बिलोंग्स टू अ ग्रुप रिप्रेजेंटिंग अ फैक्शन अराइजिंग फ्रॉम अ स्प्लिट इन अ पार्टी और मर्जर इन अ पार्टी। कई पार्टी में स्प्लिट होता है, कुछ पार्टी मर्ज कर जाती हैं। इन अनदर प्रोवाइडेड दैट द इवेंट ऑफ स्प्लिट the group consist of not less than 1/3 of the member of the legislature party and in case of merger of not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned। तो अगर किसी का मर्जर हो रहा है पार्टी का, या कोई पार्टी टूट रही है, ठीक है, तो उस केस में उसको नहीं बोला जाएगा। और मर्जर तोड़ने का मतलब ये है कि मिनिमम एक पार्टी है तो उसके 1/3 लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर 1/3 लोग छोड़ के जा रहे हैं तो ही उसको स्प्लिट बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उठ के चले गए, बोलने लगे कि नहीं हम तो जो है जा रहे हैं, तो वो उस केस में स्प्लिट नहीं होगा। स्प्लिट वही होता है जब 1/3 से ऊपर। और मर्जर क्या होता है, इन केस ऑफ मर्जर ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर पार्टी कंसर्न। तो 2/3 मेंबर्स होने चाहिए मर्जर के लिए। नो डिस्क्वालिफिकेशन इज इनकर्ड बाय अ पर्सन हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर है या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, House of the People or Legislative Assembly of the state, or in office of the Deputy Chairman of the Council of State or the Chairman of the Deputy Chairman of the Legislative Council of the state if suffers his connection with the political party। ठीक है, तो कोई भी एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है उसको, who has been elected to the House of the Speaker, या तो स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो। तो ऐसा बांट रखा है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे अगर आपका स्पीकर है या डेप्यूटी स्पीकर है तो
और यहाँ पे चेयरमैन है आपका या डेप्यूटी चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होता है हमारा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा सिंपली एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है। हाँ, यही होता है, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। और इसमें भी क्या होता है, चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन। तो इनमें से अगर आप कोई हो, ठीक है, और आपका किसी का कनेक्शन है पॉलिटिकल पार्टी के साथ या नहीं भी है, आपको बेसिकली इम्यूनिटी मिली हुई है कि डिफेक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। अदर स्टेट ये डेप्यूटी इफ़ ही सीवर्स हिज कनेक्शन विथ हिज पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अगर वो कनेक्शन बनाता है, क्योंकि जो स्पीकर और ये लोग जो होते हैं ना, ये इनको बोला जाता है कि आप पॉलिटिकल कनेक्शन ना बनाओ, बट अगर बनाता है तो नो डिस्क्वालिफिकेशन है इज इन कार्ड। क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, वाई इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन भाई। इनको इम्यूनिटी क्यों दी हुई है और इन्हीं को ही क्यों दी हुई है, ये भी तो डिफेक्ट कर सकते हैं अपनी, मतलब एलिजेंस तो बना ही सकते हैं, क्योंकि स्पीकर का काम मॉनिटर की तरह होता है। स्पीकर एक जो लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, मॉनिटर होता है, ये अपने पार्टी से एलिजेंस बना सकता है, इसके ऊपर नहीं लगेगा। क्योंकि ये अब पार्टी चेंज भी कर ले, कुछ कर भी ले, तो वो क्या ही इम्पैक्ट है, आप सोचो उस पर। कुछ इम्पैक्ट तो नहीं, कोई ऐसा बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज तो हो नहीं जाएगा कि पार्टी उलट पुलट हो जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इनको दिया हुआ है। The question as to whether a member of House of Parliament or the state legislature has become subject to disqualification will be determined by chairman or speaker of the respective house. Where the question is referring to the chairman or the speaker himself, it will be decided by a member of the concerned house elected by it in that behalf. तो अगर डिफेक्शन का केस है तो डिसीजन करेगा स्पीकर या चेयरमैन, और अगर चेयरमैन या स्पीकर पे ही है, वेदर द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द चेयरमैन और स्पीकर हिमसेल्फ, पहली बात तो इम्यूनिटी है बट इन पे ही है, इट विल बी डिसाइडेड बाय अ मेंबर, एक मेंबर होगा जो पूरा हाउस इलेक्ट करेगा कि भाई तुम इनका देखना, ऐसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन एज टू whether a member of House of Parliament or state has become subject to the disqualification shall be determined by the chairman और ये स्पीकर, बट इनके ऊपर क्वेश्चन उठाना तो एक मेंबर होगा जो इलेक्ट होगा हाउस के अंदर से ही। ठीक है, ये माइक्रो डिटेलिंग से ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम इसको बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब काम की चीज़ें हैं, आएंगी एग्जाम में। द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल। तो बेसिकली रूल्स बनाएगा 10th शेड्यूल के ये दोनों, तो एम्पावर किया गया टू मेक रूल्स। तो स्पीकर का काम जो मॉनिटर है वो रूल्स भी बना सकता है। तो स्पीकर क्या जुडिशरी है, क्या एग्जीक्यूटिव है, क्या लेजिस्लेचर, आप सोचो। तो मेरे को तो स्पीकर इस केस में लेजिस्लेचर लग रहा है क्योंकि कानून बना रहा है वो, और स्पीकर जुडिशरी भी लग रहा है क्योंकि वो डिसीजन ले रहा है कि भाई कौन सही कौन गलत, कौन डिस्क्वालीफाई होगा कौन नहीं होगा, है ना, और अपने रूल्स को इन्फोर्स भी करवाएगा, तो जुडिशरी भी हो गया। तो स्पीकर के पास पावर बहुत ज़्यादा है ना। तो एम्पावर टू मेक रूल्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल, द रूल्स आर रिक्वायर्ड टू बी लेड डाउन बिफोर द हाउस एंड आर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन डिसअप्रूवल बाय द हाउस। तो हाउस बोल सकता है बट रूल्स ये सब बनाएंगे, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन है ये, लेजिस्लेटिव फंक्शन है ये ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। All proceeding in relation to any question as disqualification of a member of the house under schedule will be deemed to be proceeding in parliament with the meeting of article 122 or the case may be proceeding in the legislature of state with the meaning of article 212। तो बेसिकली कोई अगर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, ठीक है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की मीटिंग पार्लियामेंट में होगी, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर में होगी। और क्यों लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, लिखा हुआ है ऐसा कि सारी प्रोसीडिंग टू एनी क्वेश्चन टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस अंडर शेड्यूल शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 122 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग होगी, और 212 में लिखा हुआ है कि प्रोसीडिंग होगी स्टेट लेजिस्लेचर में। ओके, तो ये भी अच्छा है। Notwithstanding anything in the Constitution, no court will have any jurisdiction in respect to any matter concerned with the disqualification of a member of a house। कोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं होगा इस केस में,
कोर्ट के ऊपर कोई अपील नहीं है, तो ये भी पॉइंट है। अब कोर्ट की स्पेशल अपील तो हमेशा ही होती है, आर्टिकल 136 में आपने पढ़ा था, वो स्पेशल अपील होती है सुप्रीम कोर्ट की कि आप चाहे जा सकते हो एंड मोमेंट पे, ठीक है। बट हाँ ठीक है, मतलब इसमें हमने देख लिया कि जनरली ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं होती। द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 which has since popularly known to be anti-defection law has been the subject of matter of controversy from the very beginning. It has been questioned on several grounds, which is that it violates the basic structure of the constitution, that it is beyond the competence of parliament, and that it gives preference to expediency over principles। तो गलत है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ बेकार है, ऐसा बोल रहे हैं। Several writ petitions challenging the validity and constitutionality of the 1985 enactment were also filed in the Supreme Court and various high courts. The paragraph which paired the jurisdiction of the court were struck down as being ultra vires the constitution by high court। तो ये लास्ट वाला पॉइंट को काट दिया हाई कोर्ट ने। इन Kyoto versus Chaju, the Supreme Court found that there were legal infirmities in the passage of the anti-defection law, as much as the Constitution Amendment Bill had not been ratified by the requisite number of state assembly। तो रेटिफिकेशन करना होता है ना, कोई भी चीज़ पास करते हो, कोई भी कानून बनता है तो स्टेट को भी हाँ बोलना पड़ता है, हाँ हम रेडी, हाँ हम रेडी, हम रेडी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो पास किया है सबने रेटिफाई नहीं किया, सबने टिक नहीं किया, but the requisite member of state assemblies before presenting for the president assent। Also the speaker's function under the 10th schedule called for a judicial determination of the issue under the law, and the process of determining the question of disqualification could not be considered part of proceedings in the house। और ये भी बोल रहे हैं कि भाई प्रोसीडिंग जो हाउस में होगी आर्टिकल 122 में और 212 में वो नहीं होनी चाहिए, and as such not amenable to the judicial review। The Supreme Court struck down para 7 of the schedule bearing the jurisdiction of the court वाला जो स्टक कर दिया, and declare that while the operating under anti-defection law the speaker was in a position of tribunal। तो स्पीकर जो है, जो डिसीजन ले रहा है वो ट्राइब्यूनल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एंड देयरफॉर हिज डिसीजन लाइक दोस ऑफ ऑल ट्राइब्यूनल्स वर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जैसे ट्राइब्यूनल के डिसीजन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वैसे ही इसके पे भी जुडिशियल रिव्यू। बाद में कोर्ट ने ये बोला है, ये वाली पॉइंट बोली है, द फैक्ट दैट सर्टेन प्रोविजन इन द 10th शेड्यूल वर फाउंड टू बी एमिनेबल टू द एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, ठीक है, by different presiding officers, creating terrible uncertainty and fluidity in the application of the law, and brought to limelight a number of defect cases। It was agreed on all sides that the 10th schedule of the Constitution, which embodies the anti-defection law, had several serious lacunae, which has caused tremendous damage to our body politic, and that amendment were called for urgently। तो गलत है, ऐसा बोल दिया गया है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पॉसिबल्स हैं बाय द डिफरेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, क्योंकि स्पीकर के पास पावर दे दी है ना सारी की सारी, बट स्पीकर के ऊपर अब कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, ये भी बात है। At union level, two government of the VP Singh and the Chandrasekhar fell in quick succession, even though Chandrasekhar formed the Janata Dal government and won the confidence in the House on a substantive notion. All the members of the ruling Janata Dal were either those who had been expelled by VP Singh and declared unattached for Speaker Ray। कभी कभी पार्टी निकाल देती है, तो उसकी बात कर रहे हैं, declared unattached by Speaker Ray, और those against whom shows cause notice for disqualification under anti-defection law had been issued। तो anti-defection law लगवा दिया उनके ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर निकाल के। तो स्पीकर, अब किसी पे एंटी-डिफेक्शन लॉ लग गया, यानी कि किसी पे ये चीज़ लग गई, तो वो बेसिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये वाली बात है। द स्पीकर रे रिकॉग्नाइज द स्प्लिट एज अ वन टाइम प्रोसेस। जनता दल वॉज रिकॉग्नाइज एज पॉलिटिकल पार्टी विद 54 मेंबर्स। तो 54 मेंबर्स में जनता दल पार्टी को मान लिया कि ये भी पार्टी है। द 7 मेंबर्स हु ज्वाइंड आफ्टर द डेट स्प्लिट वर डिस्क्वालीफाइड, और जो बाद में ज्वाइन किए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई तुम एज अ ग्रुप नहीं आए, तुम एज अ इंडिविजुअल आए, ठीक है। पॉलिटिक्स थी, हटा दो। अभी अनदर केस है, ये देखो अनदर केस, ये हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो लेट्स इग्नोर इट। अब यहाँ पे देख लो, द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन रिकमेंडेड
that all defector, whether individual or in groups of 1/3 etc., should be disqualified for continuing as a member. ये तो ठीक है, वो मेंबर नहीं रह सकते, ये बात तो ठीक है. दे मस्ट रिज़ाइन एंड सीक फ्रेश इलेक्शन. रिज़ाइन करें और फिर से इलेक्शन लड़ें until re-elected. They should stand debarred from holding any public office of a minister or any remunerative public post वगैरह नहीं ले सकते. Following the recommendation, the Constitution 91st Amendment Act 2003 amended the 10th schedule of the Constitution and inserted new article 361B. बाद में अमेंडमेंट हुआ. इसमें क्या बोला कि इट omitted द प्रोविजन ऑफ अ पार्टी स्प्लिट बीइंग प्रोटेक्टेड. पार्टी स्प्लिट को प्रोटेक्ट किया है अंडर अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. तो पार्टी स्प्लिट हो जाती है ना कभी कभी, तो वो नहीं आएगा, एक तरह से डिफेक्शन में नहीं आएगा. ऑल्सो इट डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट. ठीक है, रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, ऑल दोज डिस्क्वालिफाइड फॉर मेंबरशिप ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. हाउएवर प्रोटेक्शन ऑफ मर्जर स्टिल स्टे. मर्जर में तो अब प्रोटेक्टेड हुई, पार्टी मेजोरिटी स्प्लिट हो रही है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिल गई है अब. ठीक है, तो ये वाली बात है. फंक्शन ऑफ, अभी ये भी देखना है मेरे को कि ये इसने रिकमेंड किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन में कि आप कुछ भी पब्लिक ऑफिस या कुछ भी रिम्यूनरेटिव पब्लिक पोस्ट है तो उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो दे मस्ट रिजाइन एंड सीक फ्रेश इलेक्शन, ये बोला हुआ है. ठीक है, तो फॉलोइंग द रिकमेंडेशन, इसी रिकमेंडेशन को फॉलो करके 10th शेड्यूल को अमेंड कर दिया, 10th शेड्यूल को, और ये वाला आर्टिकल को ऐड कर दिया 361B को. ठीक है, और कोई भी रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट को होल्ड करके नहीं रखेगा, उसको पड़ेगा, ऐसी बात बोली. फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. Parliament of India, like Westminster style of parliamentary democracies, is a multifunctional institution performing a variety of roles. They are interrelated and often meshing into one another. Some of the cardinal roles and functions of the parliament may be described as. Parliament का रोल क्या है? To form and end the government. ठीक है, तो पता है. To represent the electorate, to legislate, to hold the government accountable, to monitor the expenditure, to be forum of debate, to be forum of the express of grievance, to call for information. To form, to और टू एंड दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का बनना मतलब, गवर्नमेंट का मतलब ये कि एग्जीक्यूटिव का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो निकल के कहाँ से आएंगे, लेजिस्लेचर से ही निकल के आएंगे. ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लाइक द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फॉर्म्स द गवर्नमेंट. इट इज़ पर्टिकुलर ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा और of late from the largest coalition from the government at center. When parliament is sitting, the continuance of the government in office depends from moment to moment on its retaining to the confidence of the house of the people. तो ये बात तो पता ही हमको, कॉन्फिडेंस वगैरह होल्ड करना होता है तभी आपकी गवर्नमेंट चलेगी. तो बस मैं रीड कर रहा हूँ. द हाउस में एट एनी टाइम डिसाइड टू थ्रो आउट गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी वोट. मेजोरिटी वोट से हम थ्रू भी कर सकते हैं. दैट इज द रूलिंग पार्ट लूजेस द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस. इट्स गवर्नमेंट गोज. नो ग्राउंड आर्ग्यूमेंट प्रूफ्स और जस्टिफिकेशन नेसेसरी. नो ग्राउंड आर्ग्यूमेंट प्रूफ or justification are necessary. The House clearly and conclusively pronounced that the government of the day does not command its support, it must resign. Representation of electorate. So it is also one function, representation of the electorate. The primary function of the parliament is to represent the people. It is the supreme forum through which people seek to realize their aspiration, urges and expectation. The parliament is like a barometer representing the changing moods and needs of the people. The members of the parliament are elected representatives of the people and they act as a chief communication channel between people. So they are channel between people, parliament and government. Multiplicity of the political party in parliament represent multicultural and plural society of India. In recent years, the emergence of coalition government, common minimum program and agreements to disagree are some of the mechanisms which reflect the multifarious needs of the Indian people and multilinearity of Indian culture. तो मल्टी पार्टी है तो वो सब इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से हमारे पार्लियामेंट में. लेजिस्लेशन. The process of legislation making law is the most basic day-to-day function. Article 245 to 46 Parliament can make law of the whole or any part of the India within its area of competence as defined and delimited under the distribution of legislative power between union and state. Wide the 7th schedule. In regard to the union, तो basically union पे और किसी पार्ट पे वो कानून बना सकता है. Can make
होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया पे लॉ बना सकता है। In regarding to the union list, the parliament jurisdiction is exclusive. Both the union and state have concurrent power to legislate in respective entries in the concurrent list. Concurrent मतलब दोनों पावर, दोनों कानून बनाएंगे, पार्लियामेंट भी बना देगा और एक तरह से स्टेट भी बना देगा, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लॉज, द फॉर्मर प्रिवेल्स, यूनियन की जीत होगी। ऑल्सो द रेजुडरी पावर वेस्टेड इन द यूनियन पार्लियामेंट, रेजुडरी पावर भी किस पास जाएंगी, यूनियन के पास, रेजुडरी नहीं बची हुई पावर, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन वेरियस मैटर ऑफ द सेम थिंग्स लाइक सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ और अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब। तो ये सब बातें पार्लियामेंट कानून बनाएगी, उसको बोलने का अलग अलग तरीका है। पार्लियामेंट में बाय लॉ चेंज द नेम बाउंड्रीज एरिया ऑफ स्टेट, तो कानून स्टेट वेट को चेंज करने का वो भी पार्लियामेंट का ही है। और स्टैब्लिश न्यू स्टेट वो भी कर सकते हैं, आर्टिकल 234 में लिखा हुआ है, इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, और स्टैब्लिश एडिशनल कोर्ट ये भी कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट का काम ये भी एडिशनल कोर्ट भी सेटअप करना, सुप्रीम कोर्ट पे कितने जजेस हैं वो जजेस का नंबर बताना। अंडर आर्टिकल 249 द पार्लियामेंट में लेजिस्लेट इवन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में भी वो एक तरह से लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है। अंडर आर्टिकल 253 इट में लेजिस्लेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ ट्रिटी और एग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंट्री इवन दो द मैटर्स फॉल इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में अगर मैटर आ रहा है तब भी उस मैटर पे फॉरेन कंट्री के हिसाब से कानून बनाने का काम हमारा किसका है, पार्लियामेंट का है। ऑल्सो इन द सर्कमस्टांस ऑफ प्रेसिडेंट रूल और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन द स्टेट फील्ड, पार्लियामेंट करती है लेजिस्लेट इन द स्टेट फील्ड, ठीक है। तो ठीक है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ये पढ़ लेते हैं, पूरे पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ खास है ही नहीं इसमें। A policy is laid down, a law is passed, or money is sanctioned. It is the administration which is required to be executed and implemented. Since Parliament embodies the will of the people, it must be able to oversee the way किस हिसाब से काम कर रहे हैं, in which public policy is carried out, so to ensure that it keeps in step with the objective of socio-economic progress, efficient administration and aspiration of the people as a whole. The various procedural devices like the system of parliamentary committees, question calling, attention notice, half an hour discussion, etc., through which the parliament get informed also constitute very potent instrument for effecting parliamentary surveillance. Parliamentary surveillance रखती है एक तरह से executive पे. Significant occasion of the review of the administration are provided by the discussion on the motion of thanks on the president address, the budget demands and particular aspect of the government policy or situation, ठीक है। These apart specific matters may be discussed through motions on matters on urgent public importance, private members resolution and other substantive motion, सब पर डिस्कशन हो सकता है। ये सारी प्राइवेट मेंबर का रेजोल्यूशन हो गया, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई और भी चीज़ें, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हो सकता है पार्लियामेंट में। मॉनिटरिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक फंड, कि खर्चा कैसे कर रहे हो, पब्लिक फाइनेंस है, द पावर टू लेवी मॉडिफाई टैक्स एंड वोटिंग of supplies and grants is one of the most important checks against the executive assuming arbitrary powers, क्योंकि बेसिकली पार्लियामेंट ही कंट्रोल करता है कि मॉडिफाई करना है टैक्स को, पावर करना लेवी को, वोट और सप्लाईज एंड ग्रांट्स, तो ये सब ताकि क्या हो, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा ही टैक्स ना ले रहा हो, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। एंड द वोटिंग ऑफ सप्लाईज एंड ग्रांट्स, नो टैक्स कैन बी लीगली लिवेड, कोई टैक्स नहीं ले सकता, एंड नो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक एक्सचेकर विदाउट स्पेसिफिक पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन बाय लॉ, तो कानून होगा तभी आप क्या कर सकते हो, और ले सकते हो, टैक्स ले सकते हो, ठीक है। तो नो टैक्स कैन बी टेकन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बजट टू बी प्लेस बिफोर पार्लियामेंट, तो बजट भी सामने रखा जाता है। Other means by which Parliament exercise control over the public exchequer is through Public Account Committee, Committee on Public Undertaker, Estimate Committee, Report of CAG की रिपोर्ट, ये सब CAG का चैप्टर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सबसे बड़ा ऑफिसर होता है CAG का, ऑडिट करता है, ठीक है। अ फोरम फॉर डिबेट कर सकते हो आप यहाँ पे। ड्यूरिंग डिबेट डिस्कशन ऑन द लेजिस्लेटिव प्रपोजल और फाइनेंस बिल, मोशन टू बी कंसिडर, अप्रूव गवर्नमेंट पॉलिसीज, मोशन थैंक्स
ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट, इन सब पर डिस्कशन करना, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन चाहिए तो बता सकते हो। गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू पार्लियामेंट्री ओपिनियन, इन मोस्ट केस दे एंटिसिपेटेड, इन सम केस दे बो टू इट, एंड इन सम केस दे फील दैट दे कैन नॉट मेक एनी चेंज consistent with their commitments and obligations of the political philosophy. Nevertheless, during the discussion, members have full liberty to criticize the administration for their past performance and suggest how they should behave in the future or how a particular measure should be carried out. The discussion are important for they indicate parliamentary mood and bring impact of public thinking in the administrative apparatus, which may otherwise remain immune to the public sentiment and feeling. It is as well that parliamentary debate should serve the remind the administration of their duties and obligations. Parliamentary debates affect the administrative thinking and action in variety of way and the subtle influence which cannot be measured in terms of any visible units perceived through all ranking of administration high to low. ठीक है, तो ये लास्ट वाला एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ मैं, क्योंकि बाकी तो सिंपल था। पार्लियामेंट्री डिबेट्स affect the administrative thinking and action in a variety of ways and the subtle influence which cannot be measured in terms of any visible units pervade through all ranks of administration. तो सबको बेसिकली इम्पैक्ट करता है, ऐसा सब पे इम्पैक्ट आता है हमारे पार्लियामेंट का। फोरम फॉर द एक्सप्रेस ऑफ ग्रीवेंस, कोई भी grievance, ventilation of grievance of people, their difficulty, passion, anxiety, frustration, various grievance need aspiration the people discuss in the parliament and necessary legislation is taken up in this regard. In the recent years, emphasis have been shifted more and more to representation and grievance ventilation role of parliament. तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिसेंटली ग्रीवेंस वाला ज़्यादा पड़ गया। इट इज़ द पीपल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सेलेंस। इन्फॉर्मेशन रोल, इन्फॉर्मेशन देता है, किसको देता है देखते हैं। इन्फॉर्मेशन रोल, इन्फॉर्मेशन इज वाइटल टू पार्लियामेंट, इट इज़ द फर्स्ट एसेंशियल रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ एनी फंक्शन। टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो कॉल करता है इन्फॉर्मेशन के लिए, पार्लियामेंट बोलता है एग्जीक्यूटिव को कि इन्फॉर्मेशन दो। पार्लियामेंट राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इज अनलिमिटेड एक्सेप्ट दैट इफ divulging of certain information is likely to be prejudice vital national interest का और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इट मे नॉट बी इंसिस्ट अपॉन। तो नेशनल इंटरेस्ट की सिक्योरिटी की है तो नहीं बोला जाएगा, बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को। सो फार एज द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर कंसर्न, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ टू फीड द पार्लियामेंट with information with its full, truthful, precise and supplied in times. This is done by the ministers taking the statements on the floor of the house, laying down reports and paper on the table of the house or placing documents in the parliamentary library. All these constitute a wealth of information which becomes immediate public and can be used as a raised discussion in the house. The most well known and the effective mechanism through which the members on their elicit information is that of asking question in the house of the parliament. क्वेश्चन करके आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ये वाली बात। द मिनिस्टर में पुट टू ग्रूलिंग टेस्ट बाय मीन्स ऑफ सर्चिंग सप्लीमेंट्रीज विच में बी सो फ्रेम एज टू एक्सपोज देयर वीकनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रो members question. Sometimes the minister concern themselves get better informed about their departments under the charge and the weak spot therein requiring priority attention. As follow-up of what may be an incomplete answer to a question, a member may demand an half an hour discussion. अगर इनकम्प्लीट आंसर दिया किसी ने तो हाफ एन आवर डिस्कशन चाहिए होगा। मेंबर में आस्क ऑन मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है कि जल्दी चाहिए हमको, तो है ना। तो मेंबर में आस्क ऑन मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक, कोई अर्जेंट चाहिए तो शॉर्ट नोटिस की जल्दी है, तो कम टाइम में चाहिए। फॉर एन ओरल आंसर स्टिल अनदर प्रोसीजर डिवाइस इज ऑफ द कॉलिंग अटेंशन नोटिस। कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी होता है, एनी मेंबर में with the previous permission of the speaker call for attention of a minister to any matter of urgent public importance and request the minister to make a statement on the subject. तो कोई भी अटेंशन देंगे भाई इस मैटर पे आप कुछ बोलो, तो उसके लिए कॉल फॉर अटेंशन भी हो सकता है। मेंबर कैन ऑल्सो राइट टू द कंसर्न मिनिस्टर एंड आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन दे मे नीड एंड द इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली सप्लाइड। इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है बाद में। Another method for the parliament to inform itself and receive necessary feedback is through the reports of various parliamentary committees. पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनती है, तो कमेटी कुछ डिबेट डिस्कशन रिसर्च करती है। In the process of their scrutiny, the committee ask searching questions and collect extensive and valuable information of the government ministries and departments undertaking under examination. This procedural device has become
इंपॉर्टेंट टूल फॉर एलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द मैटर पब्लिक अर्जेंट इंपॉर्टेंस एंड हैज़ बीन वेरी पॉपुलर हो गया है, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन का सोर्स है मास मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट ग्रुप और सो ऑन। पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो इट्स इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कॉल्ड द पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी भी है इसके, एंड इट्स रिसर्च रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन, ये सब उनका एक तरह से लाइब्रेरी वाला पार्ट भी है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन रखी रहती है। These remain at the disposal of member and supply non-partisan, objective, strictly relevant information on demand। तो बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। तो पार्लियामेंट के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी से, तो बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। इसलिए वाली जो बुक है हमारी NBT, ये वैसे पार्लियामेंट की नहीं बट हाँ सरकारी है, तो इन्फॉर्मेशन एकदम बढ़िया रहेगी, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अदर फंक्शन क्या है, और भी फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इन मैटर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीच होता है तो पता ना, प्रेसिडेंट इम्पीच होता है आर्टिकल नंबर 61 में, तो इम्पीचमेंट को प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देखेगा, प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट ही तो देखेगा। रिमूवल करना है आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जज, कैग को रिमूव करना है, चीफ इलेक्शन कमीशन को जज रिमूव करना है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द टू हाउस को रिमूव करना है, तो भी पार्लियामेंट ही काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई है। तो कितना पन्ना पढ़ लिया हमने, तो कितना पन्ना पढ़ लिया, अराउंड 124 से पढ़े थे, 134 पे आ गए क्या, हाँ 10 पन्ने तो अराउंड पढ़ ही लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हम पढ़ेंगे वैसे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो गई, बट हाँ ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, इसके नोट्स भी हमने बना लिए। अभी भी बुक की जर्नी मेरे को बहुत दूर लग रही है, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कब ख़त्म होगी। बाय बाय।